पार्ट 6 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर पिछला पार्ट खत्म हुआ था। यानी कि हेन वो को बोल रही थी कि तुम्हें ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले जैसा प्रिटेंड कर रहे थे बिल्कुल वैसा ही करो। ये बात बोलकर वो वहाँ से चली जाती है अपने रूम में। फिर हिनवू को तो काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, जिसके बाद वो यांग के साथ ड्रिंक करने के लिए चला जाता है। हिनवू यांग को बोलता है कि हमारे बीच अब कुछ भी नहीं हो सकता, इन 3 सालों के अंदर ये बिल्कुल स्ट्रेंजर्स की तरह रहे हैं, तो फिर अचानक से सब कुछ कैसे ठीक हो जाएगा। जिसके बाद यांग उसको बोलता है क्या तुझे उससे प्यार नहीं था। यांग बोलता है मुझे आज भी तुम्हारा वो दिन याद है जब तुम उसके साथ शादी करने के लिए जा रहे थे, तुम दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल थे। वो तुम्हें मनाने के लिए तुम्हारे होम टाउन तक चली गई थी। उसने वो अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर तुमसे शादी की थी। हम सबको पता है कि तब तुम दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। यांग उससे बोलता है अगर वो प्यार नहीं था तो क्या था। जिसके बाद हिनवू बोलता है हाँ वो प्यार ज़रूर था, मगर वो बहुत पहले था, अब हमारे बीच कुछ भी नहीं है। जिसके बाद यांग बोलता है तू ऐसा कैसे सोच सकता है यार, प्यार प्यार होता है। वो एक एग्जाम्पल देते हुए बताता है कि अगर हम स्विमिंग सीख जाते हैं तो फिर उसके 10 साल या 20 सालों के बाद भी हमें स्विमिंग करना आता ही है। उसी तरीके से प्यार भी होता है, तुम भूल चुके हो मगर तुम्हारे दिल को तुम्हारा प्यार अभी भी पता है। जिसके बाद हिनवू बोलता है स्विमिंग और प्यार अलग अलग है, प्यार में कुछ भी स्पेशल नहीं होता। हमने एक दूसरे से शादी किया क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, फिर शादी होने के बाद हमारा प्यार कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। जिसके बाद यांग बोलता है एज अ डिवोर्स स्पेशलिस्ट मैंने बहुत सारे डिवोर्स केसेस देखे हैं। वो बताता है कि मेन प्रॉब्लम शादी में ही है। शादी के बाद लड़का लड़की एक दूसरे से बन जाते हैं, जिसकी वजह से लाइफ में कोई भी एक्साइटमेंट नहीं रहता है, और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से हमारी शादी के बाद झगड़ा होता ही रहता है। काम में बिजी हो जाने की वजह से प्यार के लिए टाइम नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से हम एक दूसरे को समझना बंद कर देते हैं, टाइम नहीं दे पाते हैं। इसीलिए उन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ने लगती है, और मुझे लगता है कि तुम्हारे केस में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। जिसके बाद उसको बताता है कि अगर अपने प्यार को जिंदा रखना है तो शर्त यही है कि तुम दोनों एक दूसरे से शादी ही मत करो। अगले दिन हम इस सीन में हम बोंगजा आंटी को देखते हैं जो कि अपनी एक्स हस्बैंड के शादी में आई होती है। बोंगजा आंटी के एक्स हस्बैंड ने उसी के सेक्रेटरी के साथ चीट किया था उसको। शादी में पहुंचते ही वो तो बवाल कर देती है और अपने एक्स हस्बैंड की अच्छी खासी धुलाई करती है। वो तो उस शादी को कबारा ही करके चली जाती हैं। वो सारे लोग तो पुलिस ही बुला लेते हैं, मगर तभी वहाँ पर हिनवू आ जाता है और उन सारे लोगों को कुछ पैसे देता है और बात सेटल कर लेता है। फिर वो बोंगजा आंटी से बात करना स्टार्ट कर देता है, उनको समझाता है। फिर हिनवू हेनरी को ये सारी हरकतें बंद करने के लिए कहता है। बोंगजा आंटी भी अपने 3 फेल्ड मैरिज लाइफ के बारे में बताती है कि उसके सारे हस्बैंड ने उसको चीट किया है, जिसकी वजह से बोंगजा आंटी ने उन तीनों को डिवोर्स दे दिया था। जिसके बाद हिनवू उनको बताता है कि अगर आपकी हरकतें बिल्कुल ऐसे ही रही तो फिर आपको जेल जाना ही पड़ेगा फिर से। फिर बोंगजा आंटी बोलती हैं तो फिर मैं कहाँ जाऊँ। जिसके बाद हिनवू कहता है ग्रैंडपा चाहते हैं कि आप फिर से घर वापस आ जाएं। उन्होंने ही हर बार आपको बचाया है, इसलिए मेरी सलाह तो यही है कि आपको घर वापस आ जाना चाहिए। जिसके बाद बोंगजा आंटी तो घर पर आ ही जाती है, तभी उसके डैड उससे मिलने के लिए आते हैं, लेकिन वो अपने डैड से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है, स्पेशली उनकी गर्लफ्रेंड की वजह से। क्योंकि बोंगजा को अभी भी लग रहा होता है कि उसकी मॉम की मरने की वजह सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड है, यानी कि उसके पापा की गर्लफ्रेंड है। पर बोंगजा आंटी को उसके फादर समझाते भी हैं कि देखो सियोली को हमारी फैमिली से कुछ भी नहीं चाहिए। उसने तो पहले ही सबको बता दिया था कि मैं सिर्फ इस फैमिली में रहूंगी आपके साथ, मुझे आपकी प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसको पैसे और प्रॉपर्टीज में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, वो बस मेरी एक कंपेनियन है। मगर बोंगजा तो उनकी बात ही नहीं मानती है, जिसकी वजह से उसके फादर अपने रूम में चले आते हैं और वो सियोली के साथ स्टार्ट कर देते हैं। सियोली पहले तो नाटक करती है कि उसको गेम खेलना बिल्कुल भी नहीं आता, मगर आखिरी में तो वो ग्रैंडपा को हरा ही देती है और वो उन्हें हराने के लिए एक फेवर मांगती हैं। जिसके बाद ग्रैंडपा कहते हैं कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जिसके बाद सियोली तो मुझे फिलहाल तो उस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर मुझे जब ज़रूरत होगा तो मैं आपसे मांग लूंगी। यहाँ हमें सियोली के बारे में पता चलता है कि सियोली जैसी दिखती है वैसी बिल्कुल भी नहीं है, वो एकदम भोली वाली बिल्कुल भी नहीं है। उसके स्वभाव को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि वो कुछ बड़ा करने वाली है, उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। दूसरी तरफ हमें हेन के मॉम डैड को दिखाया जाता है जो कि गार्डन में टहल रहे होते हैं और टूटते तारे को देख रहे होते हैं। जिसके बाद तो उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, तभी उसके डैड उसकी मॉम को बोलते हैं कि तुम्हें याद है ना जब हेन तुम्हारे पेट में थी तो फिर तुम्हें एक सपना आया था टूटता तारा का और तुमने ज़्यादा खुश हुई थी और तुम्हें उस तारे को देख करके लगा था कि तुम्हें बेटी ही होगी। मुझे आज भी याद है वो दिन, तुम बहुत ही ज़्यादा खुश लग रही थी। हेन का नाम सुनते ही उसकी मॉम के चेहरे से तो पूरी रंगत ही गायब हो जाती है। हेन की मॉम कहती है तुम जैसा बोल रहे हो मुझे वैसा कुछ भी याद नहीं है। फिर उसकी ये क्या बात कर रही हो, वो बार बार हेन के बारे में बात कर ही रहे होते हैं, तभी उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। हेन के डैड उसको बोलते हैं कि हेन के लिए इतना भी ज़्यादा कठोर मत बना करो। हेन के डैड उससे बोलते हैं भूल जाओ, कब तक तुम उस पास्ट को ढोती रहोगी, तुम्हें अपने बुरे पास्ट को भुला करके आगे बढ़ना चाहिए, ना कि उसको ढोकर लेके चलना चाहिए। जिसके बाद हेन की मॉम कहती हैं तुमने पहले भी यही सब कहा था, क्योंकि तुम्हारे डैड को कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए था, इसीलिए तुमने कुछ भी नहीं कहा, मगर तुम भूल पर मैं उसको कभी नहीं भूल सकती। आज तक एक भी ऐसा दिन नहीं गुजरा हो जब मैंने स्वान को याद ना किया हो।
तुम सबके लिए भले ही वो दिन पास्ट का हो, पर मैं उस दिन को हर दिन जीती हूँ। मुझे उस टाइम कितना ज़्यादा दर्द हुआ था, वो फीलिंग मेरे साथ आज भी है। इसीलिए उसकी मौत में जिसकी गलती थी, मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकती। मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती। इसलिए तुम मुझसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट न दिन को कभी नहीं भूल सकती हूँ। इसीलिए तुम मुझसे एक्सपेक्ट करना छोड़ दो कि मैं सबको एक जैसा ही ट्रीट करूँगी। ये बोलने के बाद हेन की मॉम वहाँ से जाने लगती है, मगर हमें थोड़ी देर के बाद ही पता चलता है कि हेन चुप करके उनकी मॉम हेन इसको सुनने के बाद तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, शायद स्वान की मौत के पीछे हेन भी इन्वॉल्व, इसलिए शायद हेन की मॉम उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी। अब स्वान कौन था और उसकी मौत के ही एपिसोड में पता चलेगा। हेन तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो चुकी थी और सैड हो चुकी थी, इसलिए वो घर के बाहर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम हेनबू को देखते हैं, जो कि अपने रूम में बैठ करके अपना कुछ काम कर रहा था। काफ़ी रात हो चुकी थी, मगर हेनबू को उसकी चिंता काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। फिर उसको याद आने लगता है जब उसने पूछा था कि डॉक्टर पास कितना टाइम है, जिसके बाद डॉक्टर ने उसको बताया था कि हेन के बचने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है, बट कोई मिरेकल भी तो हो सकता है। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे हैं जिसमें बचने के चांसेस तो काफ़ी कम होते हैं, वो लोग तक ठीक हो जाते हैं। ये सुनने के बाद तो हेनबू काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसके चेहरे पर ये खुशी वाली हैरानी तो नहीं थी। जिसके बाद वो तो डॉक्टर से पूछता है कि मिरेकल कितने टाइम के बाद होता है, यानी कि कितने महीने या फिर कितने सालों के बाद होता है। फिर डॉक्टर उसको बोलते हैं कि देखो, मैं एग्जैक्टली टाइम तो नहीं बता सकता हूँ, मगर ऐसा हो भी सकता है। इसीलिए तुम हमेशा पॉजिटिव ही रहना और हेन को भी पॉजिटिव रखने की कोशिश करना। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, हेनबू हेन के ब्रेन ट्यूमर के बारे में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर रहा होता है। उससे अब्रॉड के बहुत सारे पेशेंट्स के बारे में पता चलता है। उन लोगों को भी ऐसे ही बीमारी थी, मगर वो लोग ठीक हो चुके थे। जिसके थोड़े ही देर के बाद उसको एक पेशेंट के बारे में पता चलता है जिसको ब्रेन ट्यूमर इसी की तरह था, जिसने अपने इंटरव्यू के दौरान बताया होता है कि उसके पास सिर्फ 3 साल था, मगर आज वो 30 साल के बाद भी जिंदा है, यानी कि उसकी भी ट्रीटमेंट हो गई थी। ये देखने के बाद तो हेनबू काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। वो काफ़ी घंटों तक इस सारी चीज़ों के बारे में रिसर्च कर रहा होता है, जिसके बाद उसे बहुत सारे पेशेंट्स के बारे में पता चलता है जिसके साथ ये काफ़ी मिरेकल हो चुका है और वो लोग इससे बच चुके थे। और ऐसा ही एक डॉक्टर का भी तरीके से ब्रेन ट्यूमर था, मगर वो जब सो के उठता है तो उसका ब्रेन ट्यूमर तो काफ़ी गायब हुई हो चुका था, जो पढ़ने के बाद हेनबू तो काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। दूसरी तरफ वो पूरी रात काफ़ी सारे आर्टिकल्स को पढ़ता है। उसके कुछ टाइम के बाद हेन घर पर लौटती है। वो अपने रूम में जाने लगती है, मगर तभी उसको हेनबू का ख्याल आता है। वो सोचती है कि हेनबू को जो उसने लास्ट टाइम कहा था, शायद उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। इसीलिए वो हेनबू को देखने के लिए उसके रूम में जाती है। वो हेनबू के पास आती है, फिर तो हेनबू तो चेयर पर ही सो चुका था। जब वो अंदर आती है तो हेनबू को देखती है, जो कि टेबल पर ही सो चुका था। वो उसको उठाने के लिए आती है ताकि वो बेड पर जाकर सो सके, मगर उठाने से पहले ही वो उसके लैपटॉप में देखती है। हेन उसको देखती है तो उसको पता चलता है कि उसने उस ब्रेन ट्यूमर के बारे में काफ़ी रिसर्च की है। उसमें कई सारे टैब्स ओपन थे, जिसमें उसमें कई सारे आर्टिकल थे, जो देखने के बाद हेन काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है। और इसे पढ़ने के बाद वो हेनबू की तरफ देखती है और सोचती है। वो सोच रही थी कि इतना कुछ होने के बाद भी हेनबू उसकी फिक्र करता है। इसके बाद तो हेनबू की भी नींद खुल जाती है, जिसके बाद वो उससे पूछता है कि तुम अचानक यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर हेन बोलती है, तुम इस तरीके से यहाँ पर क्यों सो गए थे, जाकर अपनी बेड पर सो जाओ। जिसके बाद हेनबू कहता है कि तुम भी जाकर के सो जाओ। फिर हेन उसको गुड नाइट बोलकर वहाँ से चली जाती है। हेन जाने से पहले हेनबू को बोलती है कि पहले तो मुझे लगा था हेन मेरे मरने की खबर सुनकर तुम बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए होगे, तो इससे ये भी शक हो गया है। आई एम सॉरी कि मैं तुम पे डाउट कर रही थी। मुझे सच में नहीं पता था कि तुम्हें मेरी वाकई में बहुत ही ज़्यादा फिक्र है। तुम सिर्फ मेरे लिए इतनी सारी रिसर्च कर रहे थे। जिसके बाद हेनबू कहता है, तुम्हें अपनी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत से मेरिकल। तो सुनने के बाद हेन तो उसकी तरफ आने लगती है, मगर हेनबू को तो काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, जिसकी वजह से वो तो पीछे ही जाने लगता है। जिसके बाद हेन उसके पास आती है और कहती है, तुम्हारी वजह से मेरे अंदर भी मोटिवेशन आ चुका है। अब मेरे अंदर भी जीने की उम्मीद आ चुकी है। मैं जीऊँगी। तुम्हें पता है, मैं अब तक बाहर से टफ दिखने की कोशिश कर रही थी। रियलिटी में जब मुझे अपनी बीमारी के बारे में पता चला था तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। कैसे कैसे ख्याल मेरे दिमाग में आते हैं, मैं तुम्हें कैसे बता सकती हूँ। महीने हैं, क्या मैं ट्रीटमेंट से ठीक हो पाऊंगी भी कि नहीं चाहिए, पता नहीं कैसे कैसे मेरे दिमाग में ख्याल आते रहते हैं। पता नहीं मेरे मरने पर कोई दुखी होगा भी कि नहीं होगा, क्या मेरी फैमिली को मेरे मरने से कुछ फर्क। कैसे हज़ारों ख्याल मेरे दिमाग में आते रहते हैं। फिर वो कहती है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि तुम चाहते हो कि मैं जिंदा रहूं। जिसके बाद हिंद वो कहता है, क्या सच में मैं। जिसके बाद वो कहता है, हाँ सच में मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदा रहो मेरे लिए। हेन कहती है, तुम्हें पता है मेरे लिए काफ़ी। फिर हेन कहती है, मैंने भी इस पर बहुत सारी रिसर्च की है और मैंने भी इस पर कई सारी रिसर्च, यहाँ तक कि इसके लिए दवाइयाँ भी डेवलप कर रहे हैं। मैं उन्हें रिसर्च के लिए फाइनेंशियली काफ़ी मदद, और मुझे उन सब पर पूरा भरोसा है। जिसके बाद तो हेन वो शॉकिंगली कहता है, क्या सच में ऐसा हो सकता है। जिसके बाद हेन कहती है, क्या तुम ये सुनने के। जिसके बाद हेन वो कहता है, हाँ मुझे बहुत खुशी हो रही है
फिर वो हिनवू के थोड़े पास आकर बोलती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं इतनी आसानी से मरने वाली नहीं हूँ, मैं तुम्हारी खातिर जीना चाहती हूँ। हिनवू तो उसकी सारी हाथ हिनवू तो चली जाती है। दूसरी तरफ हमें हिनवू को दिखाया जाता है जो है, और उसके एक्सप्रेशन को देखकर तो हम समझ ही सकते हैं कि उसका पूरा प्लान चौपट हो रहा है। इधर ही हम स्विचुअल को देख रहे होते हैं जो अपनी वाइफ और बेटे के साथ पिक्चर ले रहा था। वो अपनी पूरी फैमिली की तस्वीर को सोशल मीडिया पर अपलोड करना चाहता था, मगर दहाई छुप जाती है और उसको रोकती है और कहती है, तुम्हें पता है ना, तुम्हारे मॉम डैड बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हमारा रिश्ता पूरी दुनिया के सामने आए। ये शादी सीक्रेटली हुई है। पर स्विचुअल कहता है, मैं अपनी वाइफ और जिसके बाद स्विचुअल कहना चाहता हूँ। पर दहाई कहती है, तुम जानते हो ना, तुम्हारे मॉम डैड को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो तुमसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे मॉम डैड तुमसे गुस्सा हों, इसीलिए ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जिसके लिए स्विचुअल तो मान जाता है। फिर दहाई कहती है, मेरा भाई तुम्हें एक इन्वेस्टर से मिलाना चाहता है, वो अब तक फॉरेन कंपनीज में इन्वेस्ट करता था, वो पहली बार कोरिया आया है, और उसके बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि तुम उसके जरिए हर्षैना ग्रुप के सीईओ के साथ बात कर सकते हो, और उनसे डील लेने के बाद तुम ग्रैंडपा को खुश कर सकते हो, जिसके बाद तो ग्रैंडपा तुमसे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। फिर दहाई उसको बताती है, पर एक प्रॉब्लम है, तुम्हें पता है वो हेन का क्लास पर तुम्हें पता है दोस्त है। इसके बाद हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हेन पार्टी में आई होती है, वहीं पर हंसन भी आया होता है, और ये पार्टी किसी और ने नहीं बल्कि हर्षैना ग्रुप की कंपनी ने ही रखी थी। हेन प्रेसिडेंट को देखने के बाद उनकी तरफ जाने ही लगी थी, तभी वहाँ पर एक लेडी आती है और उससे बात करना स्टार्ट कर देती है, और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि हेन की क्लासमेट होती है जो इसकी फ्रेंड भी थी। ये इसकी फ्रेंड कम बल्कि दुश्मन ज़्यादा थी, और हेन की फ्रेंड भी हर्षैना ग्रुप के सीईओ से मिलने के लिए ही आई थी। और यंगसुंग इन दोनों का ही, तुम तो जानती ही हो कि हरमन फैमिली जो है वो फैमिलीज में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी रखती है और फैमिलीज को ही मानती है। जो कंपनी हर मामले में बेस्ट होती है वो सिर्फ उन्हीं के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं जिनका फैमिली रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। बट तुम तो यहाँ पर बिल्कुल अकेली आई हो, ज़रा अपने आसपास देखो, हर कोई अपनी फैमिली या फिर अपने पार्टनर के साथ यहाँ पर आया हुआ है, मगर तुम तो यहाँ पर अकेली आई हो। तुम बिल्कुल अकेली आई हो, ना तो तुम्हारा फ्रेंड है, ना ही तुम्हारा कोई फैमिली मेंबर है, और ना ही तुम्हारा हस्बैंड है, तो फिर तुम तो भूल ही जाओ इस कॉन्ट्रैक्ट को। वहाँ से ये बोलकर वो लेडी वहाँ से चली जाती है। के बाद अपने हस्बैंड यानी कि हिनवू को कॉल करके यहाँ पर बुलाती है। हिनवू उसको बताता है कि वो अभी कोर्ट में है और वहाँ पर एक ट्रायल चल रहा होता है। ये बोलने के बाद वो कॉल काट देता है। वो वहीं पर थोड़ी अपसेट होती है और वॉशरूम के बाहर आती है, जहाँ पर फिर से उसकी कॉलेज फ्रेंड मिल जाती है, वो वही लेडी जो उसको काफ़ी ज़्यादा ताना मार रही थी। वो फिर से उसको बोलती है, मैंने सुना कि तुम्हारा हस्बैंड अभी बिजी है, उसके पास तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी टाइम ही नहीं है। लोग शायद सही कहते हैं कि तुम दोनों के बीच में बनता ही नहीं है। मैंने तो किसी को ये गॉसिप करते हुए सुना था कि तुम दोनों एक दूसरे से डिवोर्स भी लेने वाले हो। जिसके बाद हेन कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, और वो बोलने के बाद वहाँ से जाने लगती है, मगर टी तो उसके पीछे ही पड़ जाती है और बोलती है, वो लेडी कहती है तुम्हारी लाइफ थोड़ी अच्छी हो जाती अगर तुमने। जिसके बाद हेन उससे पूछती है कि तुम अचानक उससे क्यों बात कर रहे उसकी बात क्यों कर रही हो। जिसके बाद वो लेडी उसको बताती है, क्या तुम्हें पता, वो हमारा कॉलेज फ्रेंड यंगसुंग ही है, वो अभी एक बहुत ही सक्सेसफुल इन्वेस्टर है। ने बुलाने लगती है, जिसके बाद यंगसुंग उसके पास आने लगता है। हेन तो बस उसको देखती ही रह जाती है। वैसे मैं आपको बता दूं, यंगसुंग जो है वो हमारे इस ड्रामे का मेन सेकंड लीड है। अब इसके एंट्री के बाद हमारे इस ड्रामे में क्या होगा वो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। सो इसी तरीके से हमारा पार्ट 6 खत्म होता है। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो। अगर लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।